चीनी भाषा के एक मशहूर कथाकार हैं प्रोफेसर यान लियांगे। प्रोफेसर लियांगे को चीन के सर्वप्रतिष्ठित लूसुन प्राइज और लाओसे अवार्ड प्राप्त हो चुका है। उन्हें फ्रांज काफ्का प्राइज सहित अनेक विश्वस्तरीय साहित्यिक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के लिए वे एकाधिक बार शीर्ष दावेदार भी रहे हैं। कभी चीन की सेना में प्रोपेगेंडा लेखक रह चुके यान लियांगे अपने स्वतंत्र विचारों के लिए देश के शासन के बार बार उपभाजन बनते रहे हैं। उनकी किताबों पर प्रतिबंध लगे और देश से बाहर यात्रा करने पर चीन की सरकार ने रोक लगा दी। कोरोना के कहर के बीच प्रोफेसर यान लियांगे ने हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्रिएटिव राइटिंग डिपार्टमेंट के ग्रेजुएट विद्यार्थियों के बीच 21 फरवरी 2020 को अपना पहला ई व्याख्यान दिया था। इस ई व्याख्यान का चीनी से अंग्रेजी में अनुवाद ग्रेस चोंग ने किया और अंग्रेजी से हिंदी में लेखक और वैज्ञानिक श्री यादवेंद्र ने। कोरोना का कहर चीन में दिसंबर से शुरू हो गया था। अब वह इस पर जीत के जश्न की मुद्रा में है, पर कहानी महज इतनी नहीं है। इस बीच बहुत कुछ घटित हुआ। यातना, पीड़ा और असहायता की जीती जागती कहानियाँ विजय के दर्प में मौन हो गईं। चीनी कथाकार प्रोफेसर यान लियांगे ने इसे स्मृतियों पर पाबंदी के रूप में देखा है। स्मृतियों को न लिखने के दबाव का जिक्र यान लियांगे प्रमुखता से करते हैं। सत्ता चाहे किसी भी देश की हो, अपनी अक्षमता और असंवेदनशीलता पर पर्दा डाल रही हैं। यह बेचैन करने वाला भाषण हमारे लिए ज़रूरी है, पूरी दुनिया के नागरिकों के लिए ज़रूरी है। तो सुनिए प्रोफेसर यान लियांगे का यह भाषण, सत्य, स्मृति और सत्ता। प्यारे विद्यार्थियों, यह मेरा पहला ई लेक्चर है, पर शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था और एक ही गलती बार बार दोहराता था तो मेरे माँ पिताजी मुझे खींचकर सामने खड़ा करते और मेरे माथे की ओर उंगली दिखाकर कहते, तुम इतने भुलक्कड़ कैसे हो गए? जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो चीनी भाषा के क्लास में कई बार ऐसा होता था कि सैकड़ों बार याद की हुई कविता या कोई और पाठ ठीक से सुना नहीं पाता था। तब टीचर मुझे खड़ा कर देते और पूरी क्लास के सामने कहते, तुम इतने भुलक्कड़ कैसे हो गए? स्मरण करने की जो क्षमता है वह ऐसी मिट्टी है जिसमें स्मृतियाँ पनपती हैं। इस मिट्टी में पैदा होने वाले फल हैं स्मृतियाँ। स्मृतियाँ और किसी चीज़ को याद रखने की क्षमता ही मनुष्य को पशुओं या पेड़ पौधों से अलग करती हैं। यह विकास और परिपक्वता की हमारी पहली ज़रूरत है। कई मौक़ों पर मैं यह मानने को मजबूर होता हूँ कि यह भोजन करने, कपड़े पहनने या सांस लेने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार हम अपनी स्मृतियों से टूटकर अलग हो जाएं, तब हम यह भी भूल जाएंगे कि खाना कैसे खाया जाता है या खेत में हल कैसे जोता जाता है। सुबह जब हम उठेंगे तब हमें यह भी याद नहीं रहेगा कि हमने पहनने वाले कपड़े कहाँ रखे हैं। हमें भरोसा होना लगेगा कि राजा कपड़ों के बगैर जब नंगा होता है तभी सुंदर लगता है। पर मैं आज इन बातों को क्यों याद कर रहा हूँ? इसकी वजह है कोविड-19, एक राष्ट्रीय और वैश्विक आपदा
जिसको अभी तक वास्तव में काबू में नहीं किया जा सका है। परिवार अभी भी यहाँ वहाँ बिछुड़े पड़े हैं और पूरे हुबोई, वुहान और दूसरे शहरों में हृदय विदारक चित्कारें अब भी सुनाई दे रही हैं। हालांकि यह भी सही है कि चारों तरफ विजय गान गूंज रहे हैं, क्योंकि अपने अनुकूल आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। चारों ओर लाशें बिछी पड़ी हैं और लोग शोक में डूबे हुए हैं। फिर भी विजयोल्लास भरे गीत गाए जाने को तैयार हैं और लोग यह घोषणा करने के लिए तत्पर भी हैं, ओह देखो कितने बुद्धिमान और महान हैं हमारे लोग। ऐसी घोषणाएं हो रही हैं। जब से यह कोविड-19 हमारे जीवन में आया है, तब से लेकर अब तक हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि वास्तव में कितने लोगों की जान इसने ली। कितने लोग अस्पतालों में मर गए और अस्पतालों से बाहर कितने मर खप गए। हमें इस अफरा तफरी में इसका मौका ही नहीं मिला कि हम किसी तरह की छानबीन करें और इस बारे में किसी से कोई प्रश्न पूछें। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि ऐसी छानबीन और सवाल समय के साथ धूमिल पड़ जाएंगे या भुला दिए जाएंगे और हमारे सामने यह हादसा हमेशा हमेशा के लिए एक गूढ़ रहस्य बनकर खड़ा रहेगा। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम विरासत में जीवन मरण का ऐसा उलझा हुआ मकड़जाल छोड़ जाएंगे जिसकी किसी की स्मृति में भी कोई जगह नहीं होगी। जब यह महामारी थोड़ा थमे और हमें दम लेने दे, तब हमें शियांगलिन चाची की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। शियांगलिन चाची लुशुन के उपन्यास की एक बेवकूफ़ किस्म की किसान पात्र है। वह हमेशा यही रट लगाए रहती थी, मुझे यह तो मालूम था कि सर्दियों की बर्फबारी में जंगली जानवर गांव में घुस आएंगे और झपट्टा मार कर किसी को भी उठा ले जाएंगे, क्योंकि उस समय उनके पास पहाड़ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे इसका जरा भी इल्म नहीं था कि वे बसंत ऋतु में भी आ सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, शियांगलिन चाची की इस वक्तव्य की तरह, इस सोच की तरह नहीं बनना है, या फिर हमें आक्यू की तरह भी बर्ताव नहीं करना है। तुम्हारी स्मृति में आक्यू होगा। यह भी लुशुन के उपन्यास का एक किरदार है जो हमेशा इस मुगालते में जीता था कि वह बहुत कामयाब है और दूसरों से श्रेष्ठ इंसान भी है। लुशुन का यह पात्र आक्यू बार बार पिटाई खाने पर, अपमानित होने पर और यहाँ तक कि मृत्यु के मुहाने पर खड़ा होकर भी चिल्लाता रहता था कि आखिर विजय हमारी ही हुई। अतीत में और वर्तमान में भी ऐसा क्यों होता रहा है कि इंसान, परिवार, समाज, युग या देश पर एक के बाद एक विपत्ति आती रही है और इतिहास की ये त्रासद विभीषिकाएं एक एक बार में हजारों लाखों सामान्य लोगों को अपना शिकार बनाती रहीं। इनके पीछे अनगिनत कारण हो सकते हैं जिनको हम जानते नहीं, जिनके बारे में हम तहकीकात नहीं करते या जिनके बारे में हमें हिदायत दी गई है कि कोई सवाल नहीं करना है, और हम इस हिदायत का बड़ी शालीनता के साथ सिर झुकाकर पालन भी करते हैं। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है, मनुष्य। हम सब सामूहिक रूप में जिसके लिए मनुष्य जाति का नाम दे सकते हैं। हम सब चींटियों की तरह नाचीज हैं और हम भूल जाने वाले लोग हैं, स्मृतियों को पीछे छोड़ देने वाले लोग हैं। हमारी स्मृतियाँ नियंत्रित की जा रही हैं, अदला बदली की जा रही हैं और मिटाई भी जा रही हैं।
हम सिर्फ यह याद रखते हैं कि दूसरों ने हमें क्या क्या याद रखने को कहा, और बड़ी मासूमियत से यह भूल जाते हैं कि भूल जाने को क्या कहा गया। जब भी हमें आंखें तरेर कर दिखाई जाती हैं, हम खामोश हो जाते हैं, और जब हुक्म दिया जाता है तब जोर जोर से गाने लगते हैं। मेरे विद्यार्थियों, इस जमाने में स्मृतियाँ एक औजार की तरह हो गई हैं, जिनसे सामूहिक और राष्ट्रीय स्मृतियाँ निर्मित की जाती हैं। ध्यान रहे, यह निर्मिति उन्हीं से मिलकर बनती है जिन्हें हमें भूलने को कहा जाता है या याद करने को कहा जाता है। एक उदाहरण देता हूँ। मैं उन पुरानी किताबों की धूल भरी जिल्दों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अब अतीत का हिस्सा बन चुकी हैं, बल्कि बिल्कुल आसपास की, 20 साल पहले की जो कुछ प्रमुख घटनाएं घटी हैं उनको याद करते हैं। वैसी घटनाएं जो तुम्हारी तरह के 80 और 90 के दशक में पैदा हुए नौजवानों के लिए प्रासंगिक हैं और जिनके तजुर्बे को तुम याद कर सकते हो। मसलन एड्स, सार्स और कोविड-19 जैसी राष्ट्रीय आपदाएं। ये सभी मानव निर्मित त्रासदियां हैं या ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनके सामने इंसान का कोई वश नहीं चलता, जैसे तांगशान या वेंचुआन के विनाशकारी भूकंप। क्या दोनों तरह की विपत्तियों में ह्यूमन फैक्टर को एक समान माना जा सकता है? क्या यह नहीं लगता कि 17 साल पहले फैली सार्स महामारी में और इन दिनों के कोविड-19 महामारी के फैलने का पैटर्न एक ही तरह का है? क्या इन दोनों घटनाओं का थिएटर डायरेक्टर एक नहीं लगता? 17 सालों के अंतराल के बाद बिल्कुल एक ही तरह का घटनाक्रम हमारी आंखों के सामने फिर से दोहराया गया है। इंसान के तौर पर हमारी हैसियत ही क्या है धूल के सिवा? हम इतने अड़ने और अक्षम हैं कि नाटक के डायरेक्टर के बारे में जान पाएं, और नहीं हमारे पास कोई ऐसा कौशल है जिससे स्क्रिप्ट लिखने वाले विचारों और धारणाओं के सूत्र पकड़ सकें। पर क्या जब अगली बार फिर से एक बार हमारी आंखों के सामने यह मौत का नाटक दोहराया जाएगा तो हमें अपने आप से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि पिछली बार जब ऐसा हुआ था उस समय की हमारी स्मृतियां कहाँ गुम हो गईं? हम उनके बारे में क्यों नहीं याद करते? कोई तो होगा जिसने हमारी स्मृतियों को धो पूंछ कर मिटा डाला, लीप पोत कर सब कुछ साफ कर दिया। कौन है वह? आखिर कौन है? सड़कों पर, खेतों में जो गंदगी पड़ी रहती है, कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, स्मृति विहीन लोग वही कूड़ा कचरा हैं। उन्हें कुचलते हुए जूते मनमाफिक दिशा में निर्बाध गति से बढ़ते जा रहे हैं। मेरे विद्यार्थियों, स्मृति विहीन लोग वास्तव में लकड़ी के उन लट्ठों और तख्तों की मानिंद होते हैं जो उस पेड़ को भूल जाते हैं जिसने उन्हें पैदा किया, जीवन दिया। ध्यान रखो, ऐसे लोगों के जीवन पर कुल्हाड़ियों और आरियों का भरपूर नियंत्रण होता है और उनका भविष्य यही तय करते हैं। यदि हम लिखने पढ़ने से प्यार करने वाले लोग, जीवन को एक अर्थ देने वाले लोग अपनी स्मृतियों से विमुख हो जाएं, चाहे वह जीवन की स्मृतियां हों या रक्तपात की स्मृतियां, तब लिखने का मतलब ही क्या रह जाता है? साहित्य का मूल फिर क्या बचेगा? ऐसे में किसी समाज को लेखकों की आवश्यकता ही क्या है? आपके अथक परिश्रम और अध्यवसाय से उपजे हुए साहित्य और अनेकानेक किताबों को कठपुतलियों से कैसे अलग माना जा सकता है, जब उन सब के विषय और रचना शैली को कोई नियंत्रित कर रहा हो, कोई और नियंत्रित कर रहा हो। यदि रिपोर्टर जो देखते हैं उसे अपनी रिपोर्ट में न लिखें,
लेखक अपनी स्मृतियों और भावनाओं को अपनी रचनाओं में स्थान न दें और आम इंसान हरदम गीतात्मक शैली में पॉलिटिकल करेक्टनेस की ढपली बजाते रहें तो हाड़ मांस और रक्त प्रवाह वाले हम इंसानों को धरती पर आकर जीने का मकसद भला कौन बताएगा। फर्ज करो फांग फांग जैसे लेखक वुहान में मौजूद नहीं होते, तब क्या होता। उन्होंने अपनी डायरी, अपनी कलम, व्यक्तिगत स्मृतियां और भावनाएं किसी दबाव में आकर इतिहास में दर्ज करने से रोकी नहीं। ऐसा नहीं है कि फांग फांग ही ऐसा करने वाले इकलौते इंसान हैं, बल्कि उनकी तरह के हजारों लाखों लोग हैं जो अपने मोबाइल के माध्यम से संकट में मदद की गुहार लगाते रहे। पर हमने क्या सुना, क्या देखा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दौर की अभूतपूर्व झंझावात में हमारी स्मृतियों की फालतू के फोम, पागल लहर और शोर कहकर उपेक्षा की जाती है। नतीजा यह होता है कि समय की तेज धार उन आवाज़ों को, उन शब्दों को कुचलती हुई, मिटाती हुई आगे बढ़ जाती हैं। लगता है जैसे कभी उनका अस्तित्व था ही नहीं। समय का अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, सब कुछ धुंधला पड़ता हुआ ओझल हो जाता है। हमारा मांस, हमारा लहू, हमारा शरीर, हमारी आत्मा सब तिरोहित हो जाते हैं। यद्यपि ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक दुरुस्त चल रहा है। ऐसे दौर में वह छोटा सा आलम्ब भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता जिससे ध्वस्त होती हुई दुनिया को सहारा देकर फिर से खड़ा किया जा सके। तब इतिहास ऐसी दंत कथाओं, भूले बिसरे और काल्पनिक किस्से कहानियों का एक संकलन बनकर रह जाता है, जिनमें न तो कोई सच्चाई होती है और न ही आधार। इस नज़रिए से देखो, तब समझ आएगा कि कितना ज़रूरी है हमारा आसपास घट रही महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रखना और अपनी स्मृतियों को बगैर किसी हस्तक्षेप के असंशोधित और सच्चे रूप में सुरक्षित रखना और संरक्षित रखना भी। जब भी हम कभी छोटा से छोटा सच बोलेंगे तो इन्हीं स्मृतियों के जखीरे से हमें यथार्थता और साक्ष्य का आधार मिलेगा। सृजनात्मक लेखन के विद्यार्थियों के लिए यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तुम में से अधिकांश लोग अपना लेखन, अपना जीवन लेखन, सत्यान्वेषण और स्मृतियों को उद्घाटित करने को समर्पित करने का सपना देखते हो। उस दिन की कल्पना करो जब हमारी तरह के लोग भी अपनी बची खुची प्रामाणिकता और स्मृतियां खो देंगे। तो फिर क्या इस दुनिया में किसी प्रकार की निजी या ऐतिहासिक प्रामाणिकता और सत्य के बचे रहने की कोई उम्मीद शेष बचेगी? सोचो जरा। चलो मान लेते हैं कि हमारी याददाश्त की क्षमता और संचित स्मृतियां दुनिया को या इसकी सच्चाई को बदलने में किसी तरह की भूमिका नहीं निभा सकती। लेकिन जब हम केंद्रीकृत और नियंत्रित सच के सामने खड़े होंगे तो इतना निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं कि कहीं किसी चीज पर पर्दा डाला गया है, या समग्र परिदृश्य से कुछ ऐसा जरूर है जो छूट रहा है। हमारे अंदर कितनी भी क्षीण आवाज हो, लेकिन वह बोलेगी जरूर, यह सच नहीं है। क्षीण आवाज में ही सही, यह बोलना बेहद जरूरी है कि यह सच नहीं है। कोविड-19 महामारी को ही लें तो जब हालात सुधरेंगे तब भी हमें इंसानों के, परिवारों के और हाशिए पर धकेल दिए गए समाजों के शोकाकुल क्रंदन और चित्कार जरूर सुनाई पड़ेंगे। चाहे बाहर कितना भी कान फोड़ू उत्सव और विजुअल्लास का तमाशा किया जा रहा हो। स्मृतियां दुनिया बदल नहीं सकती,
लेकिन हमें वास्तव में दिलेर बनाती हैं, हम में हौसला भरती हैं। मेरे विद्यार्थियों, इसे फिर से ध्यान से सुनो। स्मृतियाँ दुनिया बदल नहीं सकती, लेकिन हमें वास्तव में दिलेर बनाती हैं, हम में हौसला भरती हैं। बहुत मुमकिन है कि स्मृतियाँ हमें वास्तविकता को बदल डालने की शक्ति से लैस न कर पाएं, लेकिन जब जब झूठ से हमारा आमना सामना होगा, हमारे दिलों में सवाल हुक बनकर जरूर उभरेंगी। जब भविष्य में हमारे सामने किसी दिन दूसरा ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान आकर खड़ा हो जाएगा, तो कम से कम अपने बुनियादी कॉमन सेंस के आधार पर हम समझ तो सकेंगे कि न तो रेत से लोहा बनाया जा सकता है और न ही हवा से खाद्यान्न। इसी तरह यदि कल्चरल रिवॉल्यूशन का दूसरा संस्करण हमारे सामने आ खड़ा हो, तो हम इतना तो तय कर ही सकेंगे कि हमें अपने अभिभावकों को न तो जेल में डालने देना है और न ही फांसी पर चढ़ने देना है। प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और अपना जीवन भाषा के माध्यम से यथार्थ और स्मृतियों से जुड़े रहकर बिताने को तत्पर हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम सामूहिक या राष्ट्रीय या जातीय स्मृतियों की बात छोड़ देते हैं और सिर्फ अपनी निजी स्मृतियों की बात करते हैं। इतिहास गवाह है कि हमेशा राष्ट्रीय और सामूहिक स्मृतियाँ हमारी निजी स्मृतियों के ऊपर अपनी लंबी चादर फैला देती हैं और अंततः मनमाफिक उसे बदल डालती हैं। अभी आज के इस दौर में जब कोविड-19 महामारी पूरी तरह से जीवित है और हमारी स्मृति का हिस्सा नहीं बनी है, तब भी हमें विजय गीत और हर्षोल्लास के तेज ढोल नगाड़े के शोर चारों ओर सुनाई दे रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में मुझे उम्मीद है कि आप में से हर एक नौजवान और हम सभी जिन लोगों ने कोविड-19 का अत्यंत भयावह तांडव देखा है, उन इंसानों की तरह बर्ताव करेंगे जिनकी स्मृतियां अभी धूली पूछी नहीं हैं, जिनके बुनियादी अस्तित्व में स्मृतियों से फूटकर निकली स्मृतियां जीवित हैं। निकट भविष्य में उम्मीद है हम यह देखेंगे कि पूरा देश कोविड-19 के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में संगीत और गीतों के जश्न में झूम रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि हम उन खोखले लेखकों की तरह बाहर जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं उसकी प्रतिध्वनि और भोंपू नहीं बनेंगे, बल्कि अपनी स्मृतियों को पूरी प्रामाणिकता के साथ धारण कर जीवन यापन कर रहे लोगों की तरह बर्ताव करेंगे। जब यह उत्सव अपने पूरे शबाब पर होगा, तो हम स्टेज पर भागीदार अभिनेता और वाचक बनकर अपना पार्ट अदा नहीं करेंगे और न ही दर्शकों के बीच शामिल होकर करतल ध्वनि से इस तमाशे का स्वागत करेंगे। हमें यदि स्टेज पर जाना ही पड़ा, तो हम किसी कोने में डबडबाई आंखों के साथ चुपचाप उदास खड़े रहेंगे। यदि हमारी प्रतिभा, साहस और मानसिक शक्ति हमें फांग फांग जैसा लेखक नहीं बना पाती, तो कम से कम हम उन लोगों में कतई शामिल नहीं होंगे जो फांग फांग का मजाक बनाते हैं और जिनकी सच्चाई पर संदेह करते हैं। हम फांग फांग का मजाक नहीं बनाएंगे, कतई नहीं। विजय उत्सव मनाने के बाद यदि हम अमन, चैन और समृद्धि की ऊंचाई हासिल कर भी लेते हैं, तब भी हम ऊंचे स्वर में भले ही कोविड-19 के उत्स और प्रसार के बारे में प्रश्न न कर सकें, लेकिन धीमी आवाज में या फुसफुसाहट में ही सवाल जरूर पूछेंगे। यह भी हमारी अंतरात्मा और साहस का प्रतीक है।
ऑस्चविट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप के बाद कविताएं लिखना निश्चय ही क्रूर कर्म था, लेकिन यदि हम अपने शब्दों से, अपनी बातचीत से, अपनी स्मृतियों से इस क्रूरता को पोंछ डालेंगे तो यह और भी ज़्यादा बर्बर कर्म होगा, कहीं ज़्यादा निर्दयतापूर्ण और भयावह भी। यदि हम लाई वेन लियांग जैसे व्हिसिल ब्लोअर नहीं बन सकते तो कम से कम व्हिसिल सुनकर चौकन्ना हो जाने वाला इंसान तो बनना ही चाहिए। यदि हम जोर से चिल्लाकर अपनी बात नहीं कह सकते तो कम से कम फुसफुसा कर तो ज़रूर कहें। यदि हम फुसफुसा कर भी अपनी बात नहीं कह सकते तो कम से कम चुपचाप खड़े रहने वाले ऐसे इंसान तो ज़रूर बने जिन्होंने अपनी स्मृतियाँ बचा कर रखी हैं। कोविड-19 की शुरुआत, इसके नरसंहार और फैलाव के अपने अनुभवों को अपने अंदर संजो कर रखें और जब चारों ओर सड़कों चौराहों पर इस महामारी को पराजित कर देने का विजय पर्व मनाया जाए, समवेत स्वर में गीत गाते हुए मार्च किए जाएं, तो हमें चुपचाप सिर झुकाकर किनारे खड़े हो जाना चाहिए। हम दरअसल वे लोग हैं जिनके मनों में अनगिनत कब्रें खुदी हुई हैं, मौतों की हृदय विदारक स्मृतियाँ अंकित हैं। हम ये तमाम बातें भूले नहीं हैं और एक न एक दिन ऐसा आएगा जिसमें हम ये तमाम स्मृतियाँ भविष्य की पीढ़ी को विरासत के रूप में सौंप कर प्रयाण कर जाएंगे। शुक्रिया विद्यार्थियों, सोचना बहुत बहुत शुक्रिया। वाचन राजीव रंजन गिरी।